हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और मैं राहुल गौतम लेके आया हूँ आपके लिए अगला सेशन जो हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बंगाल के गवर्नर जनरल। लास्ट सेशन में हमने देखा था जो हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन था। अब उसी के आगे अगला पार्ट है, पार्ट सेकंड, बंगाल में गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल, और फिर बात आती है भारत के वायसराय की। तो यहाँ पर स्टार्टिंग होती है सबसे पहले बंगाल के गवर्नर की। तो बंगाल में अगर देखा जाए पहला गवर्नर जो बना वो था रॉबर्ट क्लाइव। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम अगर देखा जाए तो इसने बंगाल में 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा था। तो 1757 में जो शुजाउद्दौला था नवाब था, और उसने कंपनी का जो हमने कल देखा था ब्लैक होल की घटना, तो इसी के समय में ही हुई थी। तो शुजाउद्दौला ने जब अंग्रेज़ों को भगाया तब उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी का युद्ध लड़ा, और उसमें बंगाल का द्वैत शासन अगर देखा जाए तो वहाँ उसका जनक बना, क्योंकि बंगाल में बंगाल के नवाब को इसने हरा दिया। और नवाब को हराने के बाद उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने वहाँ का नवाब बनाया था मीर जाफ़र को। तो इसी कारण अगर देखा जाए मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम बना, फिर वापस मीर जाफ़र बना, और बाद में उसका पुत्र बना था, और अलग अलग दीवानी बांट दी थी। तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार भारत में द्वैत शासन लगाया, और वो भी बंगाल में 1782 के युद्ध के पश्चात। और वैसे अगर हम बात करें द्वैत शासन के जनक कौन है, तो नाम आता है एक लियो कार्टेस। तो लियो कार्टेस का नॉर्मली नाम आता है कि द्वैत शासन के जनक कौन है, और बंगाल में द्वैत शासन के जनक कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद अगले थे हमारे बंगाल के गवर्नर बैंसीटार्ट। तो बैंसीटार्ट के समय अगर देखा जाए 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसे हम भारत का निर्णायक युद्ध भी कहते हैं। इसमें एक तरफ अंग्रेज़ थे और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बंगाल का नवाब था, प्लस अगर देखा जाए तो अवध का नवाब था, और उसके बाद अगर देखा जाए तो मुग़ल बादशाह। ये तीनों ने अगर देखा जाए एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उसमें ये हार गए। तो 1764 का युद्ध यानी भारत का निर्णायक युद्ध। उसके बाद कार्टियर आए, और कार्टियर के समय 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा। अब उसी के बाद अगले आते हैं वॉरेन हेस्टिंग। और वॉरेन हेस्टिंग भारत में अगर देखा जाए बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, और इन्होंने द्वैत शासन की समाप्ति कर दी। और इन्हीं के समय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1772 में फौजदारी और दीवानी अदालतें हर ज़िले में इन्होंने बनाने की घोषणा करी। अब उसके बाद में एक एक्ट आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इसी के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बोला गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग, और ये बने बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। तो वॉरेन हेस्टिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। और 1775 में इन्हीं के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसके अंतर्गत सालबाई की संधि 1782 में हुई। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें मैंगलोर की संधि हुई। 1784 में इन्हीं के समय पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसमें सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। उसके बाद इन्हीं के समय 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी कोलकाता में। उसके बाद फिर अगले आए थे कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, और इन्होंने अगर देखा जाए तो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि भी की। अब कॉर्नवालिस का नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें सिविल सेवा, पुलिस सेवा, स्थायी बंदोबस्त, इन सभी का जनक कहा जाता है। तो पुलिस का एग्ज़ाम है तो स्पेशली पुलिस को आपको याद रखना है कि पुलिस सेवा का जनक कौन, कॉर्नवालिस। तो पुलिस सेवा के अलावा सिविल सेवा और स्थायी बंदोबस्त 1793। उसके बाद आते हैं सर जॉन शॉर। इनके समय 1793 का आया था चार्टर एक्ट। उसके बाद आते हैं अगले वेलेजली। वेलेजली के समय 1798 में सहायक संधि हुई, और सहायक संधि के तहत पहला अगर राज्य विलय किया गया तो वो था हैदराबाद। तो ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेलेजली। कॉर्नवालिस बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसके बाद वेलेजली बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1798 में सहायक संधि के तहत हैदराबाद को मिलाया गया। वेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, और इसी के समय अगर देखा जाए तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, और जिस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे आगे सर जॉर्ज बार्लो। तो सर जॉर्ज बार्लो अगर देखा जाए इनके समय बेल्लौर विद्रोह हुआ था 1806 में, और 1806 में बेल्लौर विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो था हिंदू सैनिकों के टीका लगाने एवं कान में बालियाँ पहनने पर विद्रोह हुआ था।
जिस पर सरकार ने रोक लगा दी थी यानी कंपनी ने, उस कारण 1806 में सैनिकों ने विद्रोह करा था बेल्लौर में, और ये भारत में पहला सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है अगले मिंटो। मिंटो ने 1809 में अमृतसर की संधि करी थी, जो उस समय राजा थे रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह ने कहा कि आप हमारे पंजाब में कोई भी डिस्टरबेंस पैदा नहीं करोगे और हम आपके राज्य में कोई डिस्टरबेंस पैदा नहीं करेंगे। तो रणजीत सिंह ने संधि करी थी अमृतसर की लॉर्ड मिंटो के साथ 1809 में। उसके बाद आते हैं अगले हेस्टिंग। हेस्टिंग बड़े इंपॉर्टेंट थे। इनका नाम क्यों? क्योंकि 1816 में संगोली की संधि करी। संगोली यानी नेपाल, तो नेपाल के साथ इन्होंने संधि कर ली थी गोरखाओं के साथ। पिंडारियों का भी दमन अगर देखा जाए तो इनके द्वारा किया गया, और मराठा साम्राज्य का विलय कर लिया गया था हेस्टिंग के द्वारा। उसी समय, इन्हीं के समय की बात है, तो समय हाल्ट मैकेंजी ने पंजाब में माहलवाड़ी व्यवस्था क्या करी? लागू करवाई। तो पीबी का मतलब यहाँ पर हमारी बात चल रही है, पंजाब की बात चल रही है। तो पंजाब में इन्होंने व्यवस्था चालू करवाई माहलवाड़ी, और उसके बाद टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था करवाई 1820 में। तो हाल्ट मैकेंजी माहलवाड़ी, टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी। उसके बाद है एम हार्ट्स। तो एम हार्ट्स अगर देखा जाए तो 1824 में बैरकपुर विद्रोह हुआ। अब 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने भी बैरकपुर विद्रोह किया था, लेकिन उससे पहले एक बार 1824 में एक बार और हो चुका है एमहर्स्ट के टाइम 1824 का बैरकपुर विद्रोह। और इन्हीं के समय पहला आंग्ल वर्मा युद्ध भी हुआ, जिसके अंतर्गत यान्दबू की संधि हुई, और यान्दबू की संधि 1826 में हुई। उसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट है विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया 1829 में, और सती प्रथा का जो अंत करवाया था वो करवाया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत करवाया, और राजा राम मोहन को राजा की जो उपाधि दी थी वो दी थी अकबर द्वितीय ने। इन्होंने ही ठगी प्रथा का भी अंत करवाया 1830 में। कर्नल स्लीमन थे, उनके द्वारा ठगी प्रथा का अंत करवाया। कलकत्ता में इन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी करवाई। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया, यानी चाहे वो भारतीय व्यक्ति हो या फिर अगर देखा जाए अंग्रेज व्यक्ति हो, तो कोई भी सरकारी सेवा में आ सकता है। तो इसी बात का भेदभाव का भी अंत किया। तो कई सारे इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा, ठगी प्रथा, सरकारी सेवा में भेदभाव, और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है विलियम बेंटिंग। अब विलियम बेंटिंग आगे चलकर अगर देखा जाए, इस समय आया 1833 का चार्टर एक्ट। अब इस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे कहने लगे भारत का गवर्नर जनरल। तो इसी के आधार पर विलियम बेंटिंग बने अगले भारत के गवर्नर जनरल, जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, और यही बने भारत के पहले गवर्नर जनरल। अब इन्होंने फिर अपने इस काल में विधि आयोग की स्थापना करवाई। तो विधि आयोग हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हमने पुलिस सेवा की बात करी थी, वैसे ही ये विधि आयोग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1833 का चार्टर एक्ट इन्हीं के समय आया था, जब जिसके द्वारा ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने। इन्होंने ही मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी शिक्षा को लागू करवाया था कि भारतीयों को कैसी शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी। फिर आते हैं नेक्स्ट अगले चार्ल्स मैडकॉफ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, चार्ल्स मैडकॉफ को, क्योंकि इन्होंने सभी प्रेस पर से प्रतिबंध हटा लिए थे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑकलैंड। ऑकलैंड के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। लेकिन दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो शेरशाह सूरी ने सड़क बनवाई थी, उस सड़क का नाम इन्होंने कर दिया था जीटी रोड, या उसका नाम इन्होंने कर दिया था ग्रांट ट्रंक रोड। तो ग्रांट ट्रंक रोड या फिर उसी का नाम कर दिया था जीटी रोड ऑकलैंड ने। और ये रोड किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। उसके बाद आए थे लॉर्ड एलन वरो। एलन वरो ने दास प्रथा का अंत करा था 1843 में, तो इसीलिए एलन वरो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आपको प्रथाओं वाले मिल रहे हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आते हैं हार्डिंग प्रथम। हार्डिंग प्रथम भी बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने नरबली प्रथा पे रोक लगवाई थी कैंपबेल की सहायता से, और ये नरबली प्रथा खोंड जनजाति में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, प्रसिद्ध थी। उसके बाद आते हैं हार्डिंग के समय ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ, और 1846 की लाहौर की संधि भी हुई। उसके बाद आता है डलहौजी। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। डलहौजी ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध करा और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी करा, और इन्हीं के समय चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति भी आई थी 1854 में। और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट कार्य व्यक्तिगत सिद्धांत, या जिसको बोला हड़प नीति। और हड़प नीति के तहत सबसे पहले विलय किया जाने वाला राज्य सतारा,
और सतारा को अगर देखा जाए, सतारा महाराष्ट्र, तो सतारा को अगर देखा जाए कब, 1848 में मिला लिया गया। और सिक्किम भी भारत में इन्हीं के द्वारा मिलाया गया था। और इन्हीं के समय भारत में पहली ट्रेन चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य। और यूपी में भी आपको याद रखना है कि यूपी में जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी इलाहाबाद से कानपुर के मध्य, और भारत में चली है आपकी मुंबई से ठाणे के मध्य। और PWD विभाग की स्थापना भी किसने करवाई थी, डलहौजी ने। और PWD को बोलते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, या फिर अगर देखा है लोक निर्माण विभाग। और इन्होंने ही अगर देखा जाए भारत में गर्मियों के समय शिमला को बनाया था अपनी राजधानी। तो गर्मियों के समय जो भारत में अंग्रेज़ों की राजधानी थी वो थी शिमला। तो ये सभी डलहौजी के इंपॉर्टेंट काम थे। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग अगर देखा जाए, लॉर्ड कैनिंग थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, और यही बनेंगे भारत के पहले वायसराय, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ने 1857 का विद्रोह दबाया था। इस कारण 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत ये लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनाए गए। और जब लॉर्ड कैनिंग वायसराय बनाए गए तब इसके बाद इन्होंने और भी अगर देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट काम करे हैं। जैसे अगर देखा जाए 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू करवाया था ईश्वरचंद विद्यासागर की सहायता से। और 1859 में इन्होंने नील विद्रोह को भी दबाने का कार्य किया। साथ ही नागरिक विधि संहिता, जिसे अभी हमने देखा विधि आयोग, और हमारा उससे पहले था पुलिस सेवा, तो यही बात आती है नागरिक विधि संहिता भी किसने लागू करवाई, लॉर्ड कैनिंग ने। और 1860 में IPC इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता भी अगर देखा जाए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू करवाई गई। 1861 में फौजदारी संहिता आई, और पहली बार भारत में इनकम टैक्स भी अगर लगाया गया तो लॉर्ड कैनिंग के समय ही लगाया गया। उसके बाद आते हैं एल्गिन प्रथम। एल्गिन प्रथम के समय बहावी आंदोलन आया था, जो कि एक बहुत ही कट्टरवादी आंदोलन था, जिस आंदोलन में एक कंडीशन थी कि भारत को दार उल हर्ब से अगर देखा जाए दार उल इस्लाम में कन्वर्ट करना। तो इसी कारण अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये कट्टरवादी आंदोलन था कि काफिरों के देश से इस्लाम के देश में कन्वर्ट करना। तो ये बहावी आंदोलन का उद्देश्य था, और ये एक कट्टरवादी आंदोलन था जिसका मुख्यालय पटना में था, और ये एल्गिन प्रथम के समय हुआ। उसके बाद जॉन लॉरेंस बने। जॉन लॉरेंस के समय भूटान का युद्ध हुआ। फिर आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करवाई। भारत में कृषि विभाग की स्थापना करवाई। 1872 में पहली बार जनगणना करवाई, और 1872 में ही पंजाब में कूका आंदोलन भी इन्हीं के समय में हुआ था। तो अजमेर का मेयो कॉलेज, कृषि विभाग, पहली बार जनगणना, कूका आंदोलन, ये सब मेयो के समय की बात है। और भारत में इकलौता ऐसा वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई, इनकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में कौन से वायसराय की हत्या की गई थी, तो लॉर्ड मेयो की हत्या भारत के पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। उसके बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी, और इन्हीं के समय 1875 में मॉम्डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी सर सैयद अहमद खान ने, जो बाद में अगर देखा जाए, बाद में 1920 में अगर देखा जाए AMU के नाम से क्या हो गया था, चेंज हो गया था। तो यही बाद में बना था AMU। उसके बाद आते हैं लिटिन। लिटिन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिटिन एक कवि थे, राइटर थे, और ये कविताएं लिखते थे, जिस कारण इन्हें ओवन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ओवन मेरिडिथ के नाम से किसे जाना जाता है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो लिटिन को ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के समय 1877 में पहला दिल्ली दरबार लगा, और इस समय बंगाल में अकाल आया हुआ था, जिस कारण अगर देखा जाए इनकी काफ़ी भारत में बुराई भी हुई। और इन्हीं के समय जब पहला दिल्ली दरबार लगा तो रानी विक्टोरिया आई, जिन्हें उपाधि दी गई केसरे हिंद की। तो भारत में केसरे हिंद की उपाधि दो ही लोगों को मिली थी। तो केसरे हिंद की जो उपाधि थी, एक तो अगर देखा जाए रानी विक्टोरिया को मिली, और दूसरी केसरे हिंद की उपाधि मिली थी गांधी को। तो भारत में केवल दो ही लोगों को उपाधि मिली थी केसरे हिंद की। इन्हीं के समय 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, यानी जितनी भी मीडिया थी उस पर रोक लगा दी गई थी। तो लिटिन के समय, इन्हीं के समय सिविल सेवा के आधार पर जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी पेपर देने की आयु। तो इसी कारण अगर देखा जाए लिटिन का नाम सबसे ज़्यादा विवादित में गिना जाता है। और उसके बाद आए रिपन। रिपन बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थे और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो इसीलिए इन्हें लोग सज्जन रिपन
के नाम से भी जानते थे। तो सज्जन यानी बहुत ही ज़्यादा अगर देखा जाए कि सज्जन व्यक्ति थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यक्ति थे, और भारतीय अगर देखा जाए इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। तो सज्जन रिपन ये लोकप्रिय थे। तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वायसराय या सज्जन कौन थे? तो रिपन थे। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या कर दिया? रद्द कर दिया, यानी प्रेस पे से अगर देखा जो उन पे प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें हटा लिया गया। इन्हीं के समय स्थानीय स्वशासन की स्थापना भी की गई। इसीलिए बात आती है कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो लॉर्ड रिपन। 1882 में शुरुआत करी। 1882 में इन्हीं के समय आया था हंटर आयोग, और 1881 में इनके समय से ही नियमित जनगणना होनी भी शुरू हो गई, जो कि मियों के टाइम में पहली बार हुई थी और इनके समय से नियमित रूप से होने लगी। इन्हीं के समय आया था इल्बर्ट बिल विवाद। ये विवाद बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी न्यायपालिका थी, तो न्यायपालिका में अगर देखा जाए तो दो प्रकार की न्यायपालिका थी। एक तरफ तो अंग्रेज जज हुआ करते थे और एक तरफ भारतीय जज हुआ करते थे। तो यहाँ कंडीशन क्या थी कि अंग्रेज़ों की न्यायपालिका में किसी को भी अगर देखा जाए लाया जा सकता था, कि चाहे वो अंग्रेज हो या वो भारतीय हो। और यहाँ भारतीयों की न्यायपालिका में केवल भारतीयों को ही भेजा जाता था। परंतु इल्बर्ट बिल विवाद के चलते भारतीयों की न्यायपालिका में अंग्रेज़ों को भी अगर देखा जाए भेजने लगे, जिस कारण अंग्रेज नाराज़ हो गए कि पता लगा कि जैसे हमने भारतीयों के साथ भेदभाव करा है वैसे ही भारतीय हमारे साथ भी भेदभाव करेंगे। इसीलिए अंग्रेज़ों ने विवाद करा, जिसे बोला गया इल्बर्ट बिल विवाद। इन्होंने भारत के लिए काफ़ी अच्छे काम करे, तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है भारत का उद्धारक। और ये उपाधि इन्हें नाइटेंगल ने दी थी। जो फ्लोरेंस नाइटेंगल थी उनके द्वारा इन्हें उपाधि दी गई थी भारत का उद्धारक। उसके बाद है डफरिन। डफरिन के समय ही अगर देखा है 1885 में कांग्रेस की स्थापना की, और इन्हीं के समय तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। उसके बाद आते हैं लैंसडाउन। तो लैंसडाउन अगर देखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा खींची है वो लैंसडाउन ने खींची थी, डूरंड रेखा। और इन्होंने ही हफ्ते में एक छुट्टी की बात करी, जिसे एक साप्ताहिक छुट्टी का नाम दिया गया, जिसे हम आज संडे के नाम से जानते हैं। दूसरा फैक्ट्री एक्ट या द्वितीय कारखाना अधिनियम जो लागू किया था वो लैंसडाउन ने ही लागू किया था। और 1853 में बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक ने अगर देखा जाए 1893 में इन्हीं के समय गणपति महोत्सव की भी शुरुआत करी। उसके बाद एल्गिन द्वितीय हुए। एल्गिन द्वितीय के समय अगर देखा जाए अकाल आयोग की स्थापना हुई, जिसे लॉयल आयोग भी बोला गया। और इन्हीं के समय 1897 में चापेकर बंधुओं ने एक अंग्रेज हत्यारे की हत्या भी कर दी। और इन्हीं के समय 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ, और इसी समय विवेकानंद ने वेल्लोर में अपने गुरु श्री रामकृष्ण के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और उसके बाद 1895 में इसी समय बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव की भी शुरुआत की। उसके बाद बने कर्जन। कर्जन सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय थे, सबसे ज़्यादा विवादित, और इन्हें अगर देखा जाए आधुनिक भारत का औरंगजेब भी कहा जाता है, क्योंकि ये इन्होंने सबसे ज़्यादा भारत का बंटवारा भी किया था और ये सबसे ज़्यादा विवादित भी थे बंटवारे के कारण। तो इसीलिए ये लोकप्रिय थे और औरंगजेब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने गुप्तचर विभाग की स्थापना करी, सहकारिता के जनक थे, रेल बोर्ड इन्होंने बनाया, और सबसे इम्पॉर्टेंट पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1901 में कर्जन के द्वारा की गई। और 1905 में सबसे विवादित कार्य बंगाल विभाजन करवाया, और 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण की भी स्थापना करवाई। इसके बाद आए लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय बंग भंग विरोधी आंदोलन चल रहा था, या जिसे हम जानते हैं स्वदेशी आंदोलन के नाम पर। 1906 में अगर देखा जाए मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, और 1909 में इन्हीं के समय आया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इन्हीं के समय खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, जिन्हें 19 वर्ष की आयु में फांसी हो गई थी, और ये सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति भी बने थे। और इन्हीं के समय बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए जेल हो गई थी, और ये गए थे मांडले जेल। और मांडले जेल में ही इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो बड़ी ही फेमस है। उनकी पुस्तक का नाम था गीता रहस्य। उसके बाद आते हैं फिर हमारे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय अगर देखा जाए जॉर्ज पंचम ने भारत की यात्रा की थी, और इन्हीं के समय अगर देखा जाए जब जॉर्ज पंचम आए तो उस समय लगा था तीसरा दिल्ली दरबार, और तीसरे दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन का फैसला रद्द किया गया, और साथ ही जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। और इन्हीं के समय 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था प्रथम विश्व युद्ध ये भी शुरू हुआ था। 1915 में ही मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की भी स्थापना करी थी। 1916 में मदन मोहन मालवीय ने ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी
स्थापना की थी। उसके बाद बने चेम्सफोर्ड, और चेम्सफोर्ड के समय 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था, जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर करा था। और 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस मिल गए और साथ ही उदारवादी और उग्रवादी आपस में एक हो गए थे। इन्हीं के समय गांधी जी के कुछ आंदोलन कि साबरमती आंदोलन 1917 में, चंपारण आंदोलन 1917 में, अहमदाबाद आंदोलन तो ये भी 1918 में, खेड़ा आंदोलन ये भी 1918 में, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा तो ये 1917 में, भारत शासन अधिनियम 1919, रोलेक्ट एक्ट 1919, और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहीं पर खिलाफत आंदोलन भी अगर देखा जाए तो इन्हीं के समय आया था, और जलियांवाला बाग भी अगर देखा जाए इन्हीं के समय देखने को मिलता है। तो ये सभी घटनाएं अगर देखा जाए चेम्सफोर्ड के समय। और साथ ही जो 1919 का अधिनियम आया तो उसी 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। तो 1919 में तो लगा प्रांतों में द्वैध शासन, और अगर देखा जाए 1935 में जो लगा वो लगा आपका केंद्र में द्वैध शासन। तो आपको याद रखना है कि बात तो दोनों जगह ही द्वैध शासन की चल रही है, लेकिन अगर देखा जाए 1919 में प्रांतों में और 1935 में केंद्र में। 1920 में इन्हीं के समय असहयोग और खिलाफत आंदोलन जो 1920 से उधर शुरू हो गया था। और उधर अगर बात आती है 1916 में डी.के. कर्वे ने भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय भी खोला था। और 1917 में अगर देखा जाए तो 1917 में सैंडलर कमीशन आया था। 1920 में एएमयू की स्थापना हो गई थी, और इन्हीं के समय जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उसकी शुरुआत में ही 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की भी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बने लॉर्ड रेडिंग। लॉर्ड रेडिंग के अगर देखा जाए तो लॉर्ड रेडिंग के समय चौरा चौरी की घटना हुई 5 फरवरी 1922 की उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उसी के कारण असहयोग आंदोलन की वापसी हुई, और ये भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय थे। तो लॉर्ड रेडिंग का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय, जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि एकमात्र जिसकी हत्या हुई, और एकमात्र अगर देखा जाए यहूदी वायसराय तो लॉर्ड रेडिंग। 1921 का मोपला विद्रोह केरल में इन्हीं के समय हुआ। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा इन्हीं के समय करी। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन भी अगर देखा जाए इन्हीं के समय की घटना है। 1923 में स्वराज पार्टी बनाई थी सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर। और अगर देखा जाए आईसीएस की परीक्षा दिल्ली और लंदन में आयोजित की जाने लगी थी। ली आयोग लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए आया था, और एकवर्थ समिति ने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था। तो इसी कारण ये सभी घटनाएं अगर देखा जाए लॉर्ड रेडिंग के समय की हैं। उसके बाद आता है लॉर्ड इरविन। इरविन अगर देखा जाए 1928 में इन्हीं के समय साइमन कमीशन आया, और जहां पर मुंबई में साइमन गो बैक के भी नारे लगे थे। तो साइमन कमीशन के अपने 2 विवाद थे कि किसी भी भारतीय का शामिल ना होना और टाइम से पहले आना। और इरविन के समय 1929 में जतिन दास जो जेल में थे उनकी मृत्यु हो गई थी 64 दिन की हड़ताल के बाद। और सैंडर्स की हत्या भी इन्हीं के समय हुई। विधानसभा या सेंट्रल लेजिस्लेटिव विस्फोट अगर देखा है बम कांड इन्हीं के समय हुआ था। 1929 में पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी लाहौर अधिवेशन में, ये करी गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 1930 में शारदा एक्ट आया था, और विवाह की आयु अगर देखा जाए बढ़ा दी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी समय का है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी इसी समय का है। 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दिल्ली पैक्ट 3 पैक्ट हुए हमारे अगर देखा जाए तो एक तो पहला आता है अगर देखा जाए गांधी-दास पैक्ट, और फिर होता है दिल्ली पैक्ट गांधी इरविन के बीच में, और फिर होता है पूना पैक्ट गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में। इरविन के बाद आए वेलिंगटन। वेलिंगटन अगर देखा जाए तो इनके समय अगर देखा जाए दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। 1932 में अगर देखा जाए तो आया सांप्रदायिक पांचाट या फिर कम्युनल अवार्ड, और 1932 में इन्हीं के समय पूना पैक्ट हुआ था गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में, और उसी समय तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया गया। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले एक व्यक्ति कौन, बी.आर. अम्बेडकर। उसके अलावा कभी कभी एक नाम और भी आता है तेज बहादुर सप्रू का। इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये भी वेलिंगटन के समय हुआ। 1936 में अगर देखा जाए अखिल भारतीय किसान सभा की भी स्थापना हुई। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना करी थी जयप्रकाश नारायण ने, जिन्हें लोग क्या कहते थे, लोकनायक। और ये बिहार के बहुत बड़े नेता थे, जिस कारण बिहार की राजधानी में पटना में आज की डेट में अगर आप पढ़ोगे कि अंतर्राष्ट्रीय जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
पटना में स्थित है। तो ये इन्हीं के नाम पर है जिन्हें लोग लोकनायक के नाम से भी जानते थे, और इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। उसके बाद आते हैं लिनलिथिगो। लिनलिथिगो के समय अगर देखा जाए 1937 में हुआ प्रांतीय चुनाव, जो 1935 के अधिनियम द्वारा थे, और इन्हीं के समय द्वितीय विश्व युद्ध अगर देखा जाए 1939 में शुरू हो गया था। और हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। जिसके बाद त्रिपुरी संकट आया, यानी त्रिपुरी मध्य प्रदेश में 1939 में सुभाष चंद्र फिर से एक बार अध्यक्ष बने थे। इस बार इन्होंने गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, जिस कारण गांधी जी इनसे नाराज हो गए और बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद अगले अध्यक्ष बने थे। तो इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। 1940 में पाकिस्तान की भी मांग की गई थी। तो पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर और इंडस नदी यानी सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र को बोला गया था पाकिस्तान। तो 1940 में पाकिस्तान की डिमांड इन्हीं के समय आई। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, और इसी समय व्यक्तिगत सत्याग्रह भी चलता है, और प्रथम सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे। और इन्हीं के समय 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, जो भारत में सर स्टीफर्ड क्रिप्स द्वारा लाया गया था। इसके बाद बने हैं लॉर्ड बेवल। लॉर्ड बेवल के समय आया था सीआर फॉर्मूला। तो सीआर यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर अगर देखा जाए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम आता है। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अगर देखा जाए, इनके समय अगर देखा जाए तो इनके द्वारा ही लाया गया था, जिसे बोला गया सीआर फॉर्मूला। 1945 में सभी दलों को बुलाया गया था, जिसे बोला गया शिमला सम्मेलन, पर गांधी ने इसमें भाग नहीं लिया था। 1945 में ही द्वितीय विश्व युद्ध भी क्या हो गया, समाप्त हो गया, वर्ल्ड वॉर। और 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 व्यक्ति थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, और अगर देखा जाए तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। इन्हीं के समय 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एटली की घोषणा आई थी कि हम भारत को अब आज़ाद कर देंगे। अगले आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे, और इन्होंने ही रेड क्लिफ लाइन खींची थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले तो थे गवर्नर जनरल और अंतिम ब्रिटिश वायसराय, क्योंकि अगले बनेंगे भारतीय तो वो होंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या शॉर्ट में बोलते हैं सीआर। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल। अब इसके आगे आता है 1857 का विद्रोह। अब 1857 का विद्रोह, अब 1757 प्लासी के युद्ध के बाद से 100 साल बाद 1857 में हुआ विद्रोह, और इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 से मेरठ से। और 11 तारीख को अगर देखा जाए विद्रोही दिल्ली पहुंचे थे, और 12 तारीख को बहादुर शाह जफर को अपना नया विद्रोह का नेता घोषित किया था। अब इस विद्रोह का कारण क्या था? इस विद्रोह का मेन कारण जो था, इसमें चाहे उच्च वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, तीनों ही वर्ग परेशान थे। जैसे अगर नवाब है तो नवाब की अगर देखा जाए पेंशन रोक दी, ज़मींदारों पर अगर देखा जाए कानून लगा दिए, किसानों पर अगर देखा जाए तो ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लेने लगे, तो हर कोई परेशान था। तो इसी में कुछ नीतियाँ थी, जैसे बेलेजली की सहायक संधि हैदराबाद को मिलाया था, डलहौजी की हड़प नीति सतारा को मिलाया था। तो ये तो कुछ उस समय अगर देखा जाए पीछे के कारण थे कि हर कोई परेशान था। और तात्कालिक कारण सबसे बड़ा था कि 1856 में ब्राउनवेस बंदूक के स्थान पर न्यू इनफील्ड नामक एक राइफल आई, जिसका प्रयोग होने लगा सेना में। इस राइफल के जो कारतूस थे उनमें गाय और सूअर की चर्बी थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम वर्ग दोनों ही प्रकार के सैनिक क्या हो गए, परेशान हो गए, जो सीधे सीधे उनकी धार्मिक भावनाओं को जिसने आहत किया। उसके बाद 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने इस बात को लेकर विरोध शुरू करा, और जो अंग्रेज ऑफिसर थे उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी बैरकपुर से। उस समय बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर थे हैरिस, जिस कारण मंगल पांडे को पकड़कर फांसी चढ़ा दी गई। इस कारण बैरक में जितने भी सिपाही थे उन्होंने 10 मई 1857 को विरोध शुरू कर दिया, सारे सैनिकों ने मिलकर। और उस समय अधिकारी कौन है, हेविड। अब जितने विद्रोही थे तो यहाँ से विद्रोह करने के बाद ये चले गए मेरठ से दिल्ली। तो 10 मई को इन्होंने विद्रोह शुरू करा, और 11 मई को ये पहुँच गए मेरठ से दिल्ली। और 12 तारीख को बहादुर शाह जफर को अगर देखा जाए अपनी क्रांति का नेता घोषित कर दिया। अब क्रांति का नेता मेन तो बहादुर शाह जफर थे, लेकिन एक नाम आता है कि वास्तविक रूप से पावर किसके हाथ में थी, वक्त खां के हाथ में। कि उसे चला कौन रहा था, तो वक्त खां चला रहे थे।
अब जगह जगह से आंदोलन हुए, तो जैसे दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने करा और इनका दामनकर्ता कौन था, निकोलसन और हडसन। लखनऊ से शुरुआत करी बेगम हजरत महल ने, क्योंकि इनके पति थे नवाब वाजिद अली शाह, उन्हें पुलिस ने जो अंग्रेज़ थे उन्होंने पकड़ लिया था बगावत के नाम पे, कि आप अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों के कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने वाले हो, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस पर बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह शुरू करा। और दबाने वाला कौन, लॉरेंस और कैंपबेल। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने शुरू करा। इनका विद्रोह किसने दबाया, कैंपबेल ने। झांसी या ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई द्वारा विद्रोह शुरू हुआ और यहाँ पर विद्रोह दबाने वाला कौन, जनरल ह्यूरोज। उसके बाद बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह दो भाई थे, इन दोनों ने विद्रोह शुरू करा, लेकिन विंसेंट आयर और टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। फैज़ाबाद में अहमदुल्ला ने विद्रोह शुरू करा और यहाँ पर कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया। इलाहाबाद में लियाकत अली ने विद्रोह शुरू करा, जहाँ कर्नल नील द्वारा विद्रोह को दबाया गया। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह शुरू करा, जिसे कैंपबेल ने दबा दिया। तो ये कुछ विद्रोह थे यहाँ पर इम्पोर्टेंट। अब इसमें 1857 में की क्रांति में 3 महिलाओं का नाम है, बेगम हजरत महल, जिन्हें महक परी भी कहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, और इसके अलावा कानपुर में एक नाम आता है, कानपुर का नाम है बड़ा ही फेमस नाम, तो वो अगर देखा जाए अजीजन बेगम। तो ये नाम आपको याद रखना है कि कानपुर से इस विद्रोह में किसने भाग लिया था, अजीजन बेगम। तो ये तीनों महिलाएं अगर देखा जाए 1857 के विद्रोह में देखने को मिलती हैं। तो 2 का नाम आपने सुना होगा, ये तीसरा नाम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कांग्रेस के अधिवेशन। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट से अधिवेशन है जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, बाकी इसके बारे में तो हमारा एक तीसरा अगला पार्ट आएगा, उसमें हम देखेंगे। तो अधिवेशन देखते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट। 1885 में बम्बई में अधिवेशन हुआ, जहाँ अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम और ये डफरिन के कहने पर बना था। अब इस अधिवेशन में 72 लोग आए थे। अब ये अधिवेशन होना था पूना में, लेकिन हुआ बम्बई में, क्योंकि पूना में प्लेग की बीमारी फैल गई थी। और बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इस अधिवेशन का आयोजन किया गया, जहाँ 72 लोग आए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा बम्बई के ही थे। उसके बाद अगला अधिवेशन हुआ 1886 में कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी बने। 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब बने। 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल बने। अब ये चारों अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला बंगाली व्यक्ति, पहला पारसी व्यक्ति, पहला मुस्लिम व्यक्ति और पहला ये अंग्रेज व्यक्ति। तो यहाँ कांग्रेस ने अगर देखा जाए पहला बंगाली, दूसरा पारसी, तीसरा मुस्लिम और चौथा अंग्रेज, यानी यहाँ कांग्रेस ने दर्शा दिया कि हम एक धर्मनिरपेक्ष समूह है और हमारे यहाँ अगर देखा किसी पर्टिकुलर धर्म को कोई भी अगर देखा जाए तवज्जो नहीं दी जाएगी, हम सभी धर्मों के लोगों को अपना अध्यक्ष बनाते हैं। तो इन्होंने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष के रूप में पेश करा। उसके बाद 1890 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ, जहाँ अध्यक्ष बने फिरोज शाह मेहता। और यहाँ अगर देखा जाए एक लेडी हैं कादम्बरी गांगुली। तो कादम्बरी गांगुली अगर देखा जाए भारत की पहली महिला ग्रेजुएट है और इन्होंने इस अधिवेशन में पहली बार संबोधन किया, कादम्बरी गांगुली ने, ताकि महिलाएं भी अगर देखा जाए समाज में आगे निकल कर आए। उसके बाद 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे रहमतुल्ला, और यहीं पर पहली बार वंदे मातरम को भी गाया गया और वंदे मातरम की रचना करी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसके बाद 1905 का बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल दास ने करी थी, और यहाँ पर बंग भंग विरोधी या स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी गई। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जहाँ दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने यहाँ स्वराज का प्रस्ताव पारित करवाया। और 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ, जहाँ रास बिहारी घोष बने और यहाँ पर कांग्रेस में विभाजन हो गया, उदारवादी और उग्रवादी दोनों हो गए अलग, और यहीं से बाल गंगाधर तिलक को हो जाती है 6 साल की जेल। और 1911 में होता है कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करते हैं विशय नारायण धर। और विशय नारायण धर इस अधिवेशन में क्यों खास थे, क्योंकि यहाँ इस अधिवेशन में 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन को गाया गया था और बाद में यही हमारा राष्ट्रगान बना, जिसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, जिसकी अध्यक्षता करी थी अंबिका चरण मजूमदार ने, क्योंकि सूरत में जो विभाजन हुआ था वो 9 साल बाद 1916 में एक बार फिर से क्या हो गए, उदारवादी और उग्रवादी एक हो गए। और दूसरा मुस्लिम लीग भी अगर देखा जाए किससे मिल गई, कांग्रेस से मिल गई। 1917 में कलकत्ता में अगर देखा जाए एनी बेसेंट अगर देखा जाए तो पहली बार अगर देखा कांग्रेस की कोई महिला अध्यक्ष बनी थी, जिसका नाम था एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1920 में नागपुर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता करी थी विजय राघव ने और इसी के दौरान असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई।
1924 में बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता खुद किसने करी थी? गांधी ने। लेकिन गांधी पहली बार अगर देखा है कांग्रेस के अधिवेशन में कब शामिल हुए थे? तो गांधी अगर देखा जाए 1901 का अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन। तो कलकत्ता अधिवेशन में अगर देखा है जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी दिनेश वाचा ने। और इसी अधिवेशन ने गांधी ने अगर देखा जाए गांधी ने पहली बार भाग लिया था। तो गांधी जी ने पहली बार भाग कब लिया है? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता करी है दिनेश वाचा ने। और गांधी ने खुद कब अध्यक्षता करी है? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ, जहां सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता करी। तो यहाँ पर बात आती है कि भारत में अगर देखा है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ, जहां जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज का प्रस्ताव पारित करवाया। 1931 में कराची का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी। और इसी अधिवेशन के दौरान गांधी इरविन का समझौता हुआ, और कराची अधिवेशन के दौरान ही युवा वर्ग ने गांधी को काले झंडे दिखाए थे और गांधी के बारे में अगर देखा जाए निंदा प्रस्ताव भी पेश किया था। तो गांधी की काफ़ी ज़्यादा बुराई हुई थी, क्योंकि गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसमें गांधी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने की कोई बात नहीं करी, जिस कारण युवा वर्ग इनसे नाराज़ हो गया था। इसीलिए गांधी को काले झंडे दिखाए गए। और इसी अधिवेशन के बाद गांधी ने कहा था कि गांधी मर तो सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। उसके बाद आता है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, गुजरात में था, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने। और 1929 में त्रिपुरी में मध्य प्रदेश में सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष बने। इन्होंने गांधी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराया था, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस और गांधी का विवाद हो गया। और इस विवाद के चलते सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और अगले अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। और 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ, और यहाँ पर अब्दुल कलाम अध्यक्ष बने, जो सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष बने। लगभग 6 साल तक अगर देखा जाए इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी। और इसी के बीच में एक और आता है 1933 का। 1933 का अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। और कलकत्ता के इस अधिवेशन में अगर देखा जाए जो अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी नलिनी सेन गुप्ता। इनका नाम इसलिए फेमस है क्योंकि ये भारतीय मूल की थी। अब यहाँ पर 3 नाम है महिलाओं के कांग्रेस में, कि पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, पहली भारतीय मूल की महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता। तो गाइज ये क्लास हमारी अगर देखा जाए एक पेज वाली क्लास का जो पार्ट सेकंड है आधुनिक भारत में ही, क्योंकि पहले में हमने देखा था यूरोपीय कंपनी, और दूसरे पार्ट में हमारे आ गए गवर्नर जनरल, और तीसरे पार्ट में हमारा कांग्रेस से लेकर अगर देखा जाए 1947 तक की बात आती है। तो गाइस ये सभी जिनको भी जो भी इस समय तैयारी कर रहे हैं, तो एक पेज में कोशिश की गई है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दी जाएँ। तो इनके आप शॉर्ट नोट्स अपने हाथ से भी लिख लीजिए ताकि आपको दोबारा चीज़ें रिकॉल हो जाएँ, और इनके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा ताकि अगर देखा जाए ये शॉर्ट नोट्स आपके काफ़ी काम आए, और हमेशा एग्जाम टाइम पे ये रिवीजन के लिए आपके बड़े हेल्पफुल साबित होंगे। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।